हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट कॉमर्स के लिए और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साथ में मार्केटिंग को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। इसके 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है। और अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। तो सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ये हमारा है 7th पार्ट। 7th पार्ट में आज हम देखेंगे प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस। पिछले ही पार्ट में हमने प्रोडक्ट मिक्स देखा था। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या प्रोडक्ट्स जो एक कंपनी ऑफर करती है मार्केट में सेल के लिए, जो कंज्यूमर ले सकता है, वो पूरी जितनी भी टोटल प्रोडक्ट्स है एक कंपनी ऑफर कर रही है सेल के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। उस प्रोडक्ट मिक्स में उसकी लेंथ होती है, उसकी विड्थ होती है, डेप्थ होती है और कंसिस्टेंसी। ये हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना पड़ता है जो प्रोडक्ट लाइन का मैनेजर है। अब प्रोडक्ट लाइन हम एलजी के लेके चल रहे थे, आप एलजी का एग्जांपल ले सकते हैं। एलजी क्या है, वॉशिंग मशीन्स भी बनाता है, रेफ्रिजरेटर्स भी बनाता है, एलईडी भी बनाता है, ओवन भी बनाता है। अब वॉशिंग मशीन में भी उसके पास वेराइटीज हैं, उसके पास सेमी ऑटोमेटिक भी है, फुली ऑटोमेटिक भी है, या जो पहली ट्रेडिशनल वाली थी वो भी है, वाईफाई से चलने वाली है, अलग अलग फीचर्स वाली है। उसके बाद अगर रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो उसमें भी उसके पास बहुत सारी वेराइटी है। एलईडीज में भी 52 इंच की है, 44 इंच की है, बहुत सारी वेराइटी है। तो जो एक टाइप का प्रोडक्ट है उसको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया या एक लाइन बना दी, उसकी प्रोडक्ट लाइन, इसको बोलते थे हम प्रोडक्ट लाइन। तो अब जो मैनेजर के पास प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन को मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट लाइन के मैनेजर को उसको एनालाइज स्टडी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स नीड टू नो, प्रोडक्ट लाइन का जो मैनेजर है, अब वॉशिंग मशीन की जो ये प्रोडक्ट लाइन है इसका जो मैनेजर है उसको पता होना चाहिए टू नो द सेल्स, प्रॉफिट, भाई सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितने हैं, मार्केट में उसका कितना शेयर है, या इमेज क्या है ऑफ ईच प्रोडक्ट आइटम इन देयर लाइन टू डिटरमाइन। मतलब हर एक प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है उसको ये पता होना चाहिए मेरी पूरी प्रोडक्ट लाइन में हर एक आइटम का क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, क्या मार्केट में शेयर है, क्या उसकी मार्केट में इमेज है। हर एक प्रोडक्ट आइटम जो उसकी प्रोडक्ट लाइन में है उसके बारे में ये 4 बातें पता होनी चाहिए, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि भाई क्या उस आइटम को, अगर उसकी सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट प्रोफाइल और इमेज अच्छी है तो बिल्ड करे, या उसको जैसा भी चल रहा है उस पर ना तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करे, ना उसको कुछ उसमें से घटाए, मेंटेन रखे। या अगर कोई अच्छा नहीं चल रहा आपका प्रोडक्ट आइटम आपकी प्रोडक्ट लाइन में, तो उसको हार्वेस्ट और डीवेस्ट कर देना चाहिए क्या। तो हर एक प्रोडक्ट लाइन मैनेजर को एनालिसिस करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट लाइन का, ये जानने के लिए कि क्या वो उस आइटम में, जो उसकी प्रोडक्ट लाइन की आइटम है, वो उस पर ज्यादा ध्यान दे, उस पर ज्यादा बिल्ड करे, उसको ज्यादा मेंटेन करे, या उसको डिसमिस ही कर दे, या डिस इन्वेस्ट ही कर दे, डिस हार्वेस्ट ही कर दे। क्लियर? तो ये थे हमारे प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस करने के मतलब क्यों करना चाहिए। और प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस में वो क्या देखता है कि भाई एक प्रोडक्ट आइटम की क्या सेल्स है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसके मार्केट का शेयर है, प्रोफाइल है, या क्या उसकी मार्केट में इमेज है। इन 4 चीजों को प्रोडक्ट लाइन मैनेजर क्या करता है, एनालाइज करता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए करेगा इन 4 चीजों को। हर एक प्रोडक्ट की सेल्स देखेगा, उसकी प्रॉफिट देखेगा, मार्केट प्रोफाइल देखेगा, इमेज देखेगा, फिर डिसाइड करेगा कि भी उसको उस प्रोडक्ट आइटम को बिल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, या हार्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये था प्रोडक्ट लाइन जो एनालिसिस के बाद जो प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है उसको 2 डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो 2 डिसीजंस कौन से हैं? एक तो वो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ के बारे में डिसीजन ले सकता है, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कि भी इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या क्या करे। प्रोडक्ट लाइन लेंथ से रिलेटेड वो डिसीजन ले सकता है। एक प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लाइन मैनेजर को इस एनालिसिस के बाद मिलती है वो उस मैनेजर को 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हेल्प करती है। वो 2 डिसीजन क्या होते हैं? प्रोडक्ट लाइन की लेंथ के बारे में, और प्रोडक्ट मिक्स जो पूरी ही टोटल आइटम्स हैं उसके प्रोडक्ट मिक्स में उनकी प्राइसिंग के बारे में मतलब डिसीजन लेने में हेल्प करती है। क्लियर? अब हम आज स्टडी कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइन की लेंथ के बारे में।
अब ये है जो आपकी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि भी आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है, अभी हमने बात कर ली, जैसे अब हमारी एलजी में वॉशिंग मशीन वाली थी, ये हमारी एक प्रोडक्ट लाइन है। फिर हमारे पास रेफ्रिजरेटर थी, तो इसमें हमारे पास आइटम्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट आइटम्स हैं। तो ये कह रहा है कि भी एक कंपनी की प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे। कंपनी ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट लाइन लेंथ, कि आपकी प्रोडक्ट लाइन की क्या लेंथ होगी वो आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिटरमाइन करता है। अब जैसे हमारे पास 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइन टू इंड्यूस अप सेलिंग। अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि भी हम एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन को क्रिएट करेंगे जिससे हमारी सेलिंग्स क्या हो जाए, इंक्रीज, अप सेलिंग। इसका एग्जांपल है मर्सिडीज की सी क्लास। मर्सिडीज की जो गाड़ियां आती हैं वो आपने देखी हैं, अगर उनका प्राइस आप देखें तो वो रिच पर्सन्स के लिए आती हैं। उनका प्राइस होता है अराउंड $1,00,000। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भी नहीं, इससे हमारी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो इन्होंने अपनी सेलिंग को अप करने के लिए एक प्रोडक्ट लाइन और ले आए। उस प्रोडक्ट लाइन का क्या नाम रख दिया इन्होंने, सी क्लास। और जो ये सी क्लास की इनकी प्रोडक्ट लाइन आई, ये जो इसका प्राइस था अराउंड $30,000। कहाँ $30,000 और कहाँ $1,00,000। क्लियर। तो इतने डिफरेंस के साथ इन्होंने एक प्रोडक्ट लाइन और इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्टिव था कंपनी का वो था अप सेलिंग, सेल्स को बढ़ाना। तो इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव की वजह से प्रोडक्ट लाइन का जो हमारा डिसीजन है वो लिया गया कि भी हम एक और प्रोडक्ट लाइन को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। तो यहां से पता चलता है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को इन्फ्लुएंस या इफेक्ट करती है। क्लियर। उसके बाद है, या फिर आपकी कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइन दैट फैसिलिटेट्स क्रॉस सेलिंग। या हमारा ऑब्जेक्टिव कंपनी का हो सकता है कि भी हम एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन लेके आएंगे जिससे हमारी क्रॉस सेलिंग होगी। क्रॉस सेलिंग मतलब दोनों चीजें साथ में ही बिकेंगी। जैसे एचपी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब एचपी कंप्यूटर भी बेच रहा है, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी। तो कंप्यूटर जो लेके जाएगा, ऑब्वियसली अगर वो ऑफिस पर्पस के लिए लेके जा रहा है तो उसे प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी प्रोडक्ट लाइन को डिसाइड किया कि भाई हमारी क्या हो, क्रॉस सेलिंग साथ की साथ। क्लियर। तो यहां जो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव था, इसने भी प्रोडक्ट लाइन को इफेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने कौन सी प्रोडक्ट लाइन चूज करी, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव था क्रॉस सेलिंग का, तो कंप्यूटर और प्रिंटर्स को चूज किया। तो यहां से भी हमने देखा कि आपका जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो आपकी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ को डिटरमाइन या इफेक्ट कर रहा है। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स। आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उनसे बचने के लिए आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को डिजाइन कर सकते हैं या उस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल है इलेक्ट्रोलक्स का। इलेक्ट्रोलक्स जो है वो रेफ्रिजरेटर्स भी बनाता है, डिश वॉशर्स भी बनाता है और वैक्यूम क्लीनर्स भी बनाता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स के लिए बनाता है इन द डिस्काउंट, मिडल मार्केट एंड प्रीमियम सेगमेंट। हमारी मार्केट जो है वो 3 टाइप के उसमें मार्केट होती है। एक तो जो आपकी होगी डिस्काउंट मार्केट, लोअर मार्केट, एक होगी मिडिल मार्केट जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज होंगी, एक होगी प्रीमियम सेगमेंट जो अपर क्लास वालों के लिए, रिच पर्सन्स के लिए होती है। तो उसने क्या किया, इकोनॉमिक में अप एंड डाउन कभी भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ही प्रोडक्ट्स को 3 ब्रांड्स के या डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से डिफरेंट मार्केट्स में बेचा। डिस्काउंट मार्केट में उसकी कोई और ब्रांड के नाम से बेचा उसने उसी प्रोडक्ट को, या उसमें कुछ फीचर्स में चेंजेस वगैरह करके। मिडिल मार्केट में ब्रांड का नाम अलग था और प्रोडक्ट भी अलग था। प्रीमियम सेगमेंट में बिल्कुल ही जो उसका प्रोडक्ट था और जो उसका कहते हैं हम प्रोडक्ट लाइन थी वो बिल्कुल ही अलग थी। तो यहां भी जो हमारी प्रोडक्ट लाइन का डिसीजन है वो किस बेसिस पे हुआ, हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे। कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि भी हमें इकोनॉमिक अप एंड डाउन से बचना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग अपनी प्रोडक्ट लाइंस को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। फोर्थ हमारा क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव, कंपनी सीकिंग हायर मार्केट शेयर। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको हाई मार्केट शेयर चाहिए, मतलब उनका फोकस ही होता है कि हमें मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहिए और मार्केट ग्रोथ चाहिए। तो वो कैसी प्रोडक्ट लाइंस कैरी करती हैं, लॉन्ग। उनकी जो प्रोडक्ट लाइंस होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। जैसे हम कंज्यूमर गुड्स के अगर कंपनीज की बात करें, जैसे अभी हमने पिछली ही वीडियो में पीएनजी का एग्जाम्पल लिया था। पीएनजी जो हमारी कंपनी थी
उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे, कंज्यूमर गुड्स थे। टूथपेस्ट भी था, डिटर्जेंट भी था, हमारी बार सोप्स भी थी, डिस्पोजेबल डाइपर्स भी थे, बहुत सारी थी उसकी वैरायटी प्रोडक्ट लाइन। तो उनकी जो प्रोडक्ट लाइन्स हैं वो कैसी हैं, बहुत लंबी, और हर एक प्रोडक्ट में बहुत सारे आइटम्स है, प्रोडक्ट आइटम्स है, प्रोडक्ट लाइन्स की लेंथ बहुत लंबी है। तो उनकी ये जो प्रोडक्ट लाइन का डिसीजन है वो किस पे डिपेंड किया, उनके कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि उनके कंपनी का ऑब्जेक्टिव था उन्हें मार्केट का शेयर और मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा चाहिए थी, हाई मार्केट शेयर। क्लियर। अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि भी उन्हें हाई प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, उनके कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो कैसी लाइन को कैरी करेंगे, कैसी प्रोडक्ट लाइन होगी उनकी, शॉर्ट प्रोडक्ट लाइन। तो आपके यहां से हमें पता चला पांचों पॉइंट से कि भी जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वही आपकी प्रोडक्ट लाइन लेंथ के डिसीजन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। आपकी प्रोडक्ट लाइन की क्या लेंथ होगी वो डिपेंड करती है आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। फिर आती है जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन आपकी लेंथ जो उसकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो ओवर द टाइम होती है। जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसकी जो इनिशियल प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं उसमें 1, 2, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे हम बात करें जब LG आया तो LG ने पहले वॉशिंग मशीन बनाई, तो वॉशिंग मशीन की भी सिर्फ 2 आइटम्स आते थे, 2 मॉडल्स थे इनके पास। रेफ्रिजरेटर बनाया, उसके भी 2 मॉडल्स थे। लेकिन ओवर द टाइम अगर आज आप जाके देखेंगे तो वॉशिंग मशीन में सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास पता नहीं 10 या 20 मॉडल्स हैं। रेफ्रिजरेटर में भी पता नहीं 15 या 20 मॉडल्स हैं। तो जो आपकी प्रोडक्ट लाइन लेंथ इंक्रीज होती है वो ओवर द टाइम होती है, और रीजंस भी होते हैं उसके रीजंस भी होते हैं। रीजंस क्या होते हैं, या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी इंक्रीज, एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको इंक्रीज या लेंथ उसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। दूसरा होता है जो सेल्स फोर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी उस चीज को ज्यादा उसकी तरफ खींचे आते हैं, उस कंपनी की तरफ जो कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन दे रही हो, ताकि वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि कोई भी सेल्स फोर्स या डिस्ट्रीब्यूटर जब कंज्यूमर के पास जाता है तो वो ऐसे सेल्स ऐसे कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं वो बहुत वैरायटी की अलग अलग होती हैं, तो वो कभी कुछ मांगता है कभी कुछ। तो वो सेल्स फोर्स चाहती है या डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जो कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन, जैसे अब P&G का अगर हम एग्जांपल लें तो कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास जाता है कंज्यूमर्स के पास तो वो कहता है मैम आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा डिटर्जेंट तो डिटर्जेंट भी अवेलेबल है, उन्होंने कहा टूथपेस्ट तो वो भी अवेलेबल है, उन्होंने कहा बार सोप तो वो भी अवेलेबल है। तो कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए सेल्स फोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी किन कंपनीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन को ऑफर कर रही हो। तो ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो ओवर द टाइम क्या होती रहती है, लेंथ उसकी इंक्रीज होती रहती है। क्लियर। अब इस प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। अब वो 2 तरीके कौन से हैं, हमारे पास अपनी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करने के लिए अ कंपनी लेंथन्स इट्स प्रोडक्ट लाइन इन 2 ways, 2 तरीके हैं। एक है लाइन स्ट्रेचिंग और दूसरा है लाइन फिलिंग। इन दोनों टर्म्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, आज यहीं तक करते हैं। और अगर आपको दिशा क्लासेस पर दिशा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ दिशा क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों तक भी कंटेंट पहुंचे जिन्हें ये नहीं पता फिलिप कोटलर अगर नेट के लिए प्रिपेयर करना है तो कहाँ से करें। और गाइज सीरियसली बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है इस कंटेंट को तैयार करने में, मैटर ढूंढ के लाने में या एग्जाम्पल ढूंढ के लाने में बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है। और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या चैनल ग्रो करता है, मीन्स आपको लगता है कि भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके टीचिंग मेथड को पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर और काम करने का मन करता है कि आप ऐसा ऐसा कंटेंट क्रिएट करो। अदरवाइज तो नहीं मन करता बंदे का, जब तक रिस्पॉन्स ना आए, फीडबैक अच्छा ना आए कि भी बंदा करता रहे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, एक क्लिक हमें करना होता है और उससे हमारी कोई फ़ोन की मेमोरी नहीं भरती, ना उससे कोई इफेक्ट पड़ता हमारे फ़ोन पे। एक क्लिक करके आपको छोड़ के रखना है, आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, आपका फ़ायदा भी होता रहेगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिशा क्लासेस।